तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब एक मैनेजर अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करता है ना, तो उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऐसी कई सारी चीजें करता है जिसको करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अननेसेसरी चीजें हैं वो। तो ऐसे ही 4 पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, जिसको आप कट डाउन कर सकते हो। अननेसेसरी चीजें हैं उनको करना बंद कर सकते हो और अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन भी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव और इफेक्टिव मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जिनको आप अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ना कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हो, जिससे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है टेलीकॉलिंग, दूसरा है अपॉइंटमेंट, तीसरा है कम्युनिकेशन प्रोसेस और चौथा है पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हम इन चारों स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं और इनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो पहला जो स्टेप है दैट इज टेलीकॉलिंग। सी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना हर मैनेजर को पता होता है कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट जनरेट करनी है तो मुझे टेलीकॉलिंग करना पड़ेगा, राइट। और इस वजह से कई मैनेजर्स अच्छे से अच्छा डेटाबेस भी सोर्स करने में जुट जाते हैं। कई मैनेजर्स किसी सोर्सेज से डेटाबेस को खरीद भी लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस पर टेलीकॉलिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है कई ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो सोचते हैं यार टेलीकॉलिंग ये मेरा काम नहीं है। आई डोंट वांट टू डू टेलीकॉलिंग। अपॉइंटमेंट जनरेट करने के लिए मुझे हर रोज सुबह उठ के वो बैठना, हर किसी को पूछना कि सर क्या आप मिलना चाहोगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती और इस वजह से रेगुलरली वो टेलीकॉलिंग कर भी नहीं पाते। अब आप मुझे बताइए ना, कितने ऐसे मैनेजर्स हैं जो हर रोज रेगुलरली टेलीकॉलिंग करते हैं। अब अगर आपको 10, 15, 20 अपॉइंटमेंट जनरेट करनी है एक दिन में, तो हम सभी को पता है कि मिनिमम 100 कॉल तो करने जरूरी है, 100 कॉल्स करने एक दिन में जरूरी है, राइट। लेकिन कितने लोग जेन्युइनली हर रोज 100 कॉल कर रहे हैं? वेरी फ्यू। पता है आपको क्यों? क्योंकि ज्यादातर मैनेजर्स को ये लगता है कि ये टेलीकॉलिंग करना ना मेरा काम नहीं है, ये काम मुझे नहीं करना। क्या हर रोज सुबह उठना, एक एक करके सबको फोन लगाना, उनको पूछना कि क्या सर आप मुझे मिल सकते हो, क्या कितने बजे मिल सकते हो। कई लोग ज्यादातर 90%, 95% लोग फोन रख देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रिजेक्शंस मिल रहा है बार बार, राइट। यही हो रहा है जब हम टेलीकॉलिंग कर रहे हैं और इसी वजह से है ना कई मैनेजर्स को टेलीकॉलिंग करना बोरिंग लगता है या उनको ऐसा लगता है ये मेरा काम नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आई रियली अप्रिशिएट वॉट यू थिंक। अगर आपको है ना ऐसा कुछ काम आपको करना पड़े जो आपको जरा भी पसंद नहीं है, तो आई ऑलवेज से कि मत कीजिए उसको। ऐसा ही काम कीजिए जो खुद को पसंद हो। अगर जबरदस्ती आप अपने आप को टेलीकॉलिंग करने के लिए बिठा रहे हो ना, तो ऑनेस्टली बताऊं आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसमें अपना 100% नहीं दोगे, राइट। तो मान लीजिए अगर आपको टेलीकॉलिंग करना पसंद नहीं है, तो फिर उसके अल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हो? क्या मैं दिन में 200 लोगों को मैसेज कर सकता हूं? क्या मैं दिन में 200 लोगों को ईमेल कर सकता हूं? क्या मैं इंटरनेट पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस रिलेटेड सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब दे सकता हूं जिससे मेरा पर्सनल मार्केटिंग हो जाए, मेरा नाम लोगों तक पहुंचे, मेरा नंबर लोगों तक पहुंचे? क्या मैं ऐसा ही कोई अलग तरीका ढूंढ सकता हूं जिससे मैं अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाऊं? यानी अगर मुझे मेरी टीम में हाउसवाइफ्स को रिक्रूट करना है, रिटायर्ड लोगों को रिक्रूट करना है, HNI को रिक्रूट करना है, या फिर ऑलरेडी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स काम कर रहे हैं उनको रिक्रूट करना है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए मेरा क्या डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, ये भी तो सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू ट्रूली फील कि टेलीकॉलिंग ये आपका काम नहीं है और आप इसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते या आपको करने की इच्छा नहीं हो रही है, देन डोंट डू इट। लेकिन फाइंड अ डिफरेंट वे टू अप्रोच योर टारगेट ऑडियंस, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, और वो है अपॉइंटमेंट्स। देखिए, हम सभी को पता है कि जब भी हम फोन उठाते हैं और लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं ना, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, राइट। ऑनेस्टली आप ही बताइए ना,
1000 लोगों को फोन करते हो ना आप, तब जाके मुश्किल से 10 या 20 अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। करेक्ट है? अगर आप मुझसे अग्री करते हो ना तो कमेंट में अभी लिखिए सर आई अग्री, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यही सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही है। सो अगर ये अपॉइंटमेंट जनरेट करने का जो काम है ना, ये डिफिकल्ट बन रहा है धीरे धीरे, यानी जो काम ऑलरेडी डिफिकल्ट है, जिस काम में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसी को दोहराने का क्या मतलब है? सो अपॉइंटमेंट मांगने के लिए अगर हम फोन ना करें और लोगों को ऑफिस पे इनवाइट करने के लिए अगर हम फोन करें, तो क्या हमारा काम ज्यादा इजी हो सकता है? क्या मैं ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता हूं जिसमें मेरे टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट हो? यानी फॉर एग्जांपल, क्या मैं एक कंपैरिजन चार्ट क्रिएट कर सकता हूं कि इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करने से आपको कितना फायदा होगा, कितना अच्छा पैसा कमाओगे, या उसके अल्टरनेटिव में दूसरे कौन कौन से बिजनेस है, उसको करने में आपको कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, कितना टाइम इन्वेस्ट होगा, उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितने टाइम के बाद मिलेगा। ये अगर कंपैरिजन चार्ट में लोगों के साथ शेयर कर पाऊं ना, तो हो सकता है लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो इंश्योरेंस बिजनेस को ऑप्ट करने के लिए, राइट? तो ये है अपॉइंटमेंट्स। इसमें ना आप सोचे कि ऐसे कौन से चेंजेस आप ला सकते हो जिससे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। वही सालों से चलती आ रही चीजें जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगेन एंड अगेन वही चीजें करने में कोई मतलब नहीं है, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। जी हाँ, आज हम हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं उस पे भी सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम हर किसी प्रोफाइल के साथ एक ही स्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट हमें ऑफिस में से सिखाई जाती है ना? और उसी स्क्रिप्ट को हम हर प्रोफाइल के सामने यूज कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है पता है? कोई भी प्रोफाइल आपसे ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही है। अगर आपको किसी भी प्रोफाइल से कनेक्ट करना है ना, तो आपको उस प्रोफाइल से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। आपको आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, वो कस्टमाइज करनी पड़ेगी प्रोफाइल के हिसाब से, राइट? एक ही स्क्रिप्ट सबको चिपकाने से थोड़ी ना प्रोफाइल कनेक्ट होगा। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अब मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मुझे क्या बदलाव लाने जरूरी है। मैं जब हाउसवाइफ्स के साथ बात करता हूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं रिटायर्ड लोगों के साथ बात करता हूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए, डिफेंस वालों के साथ बात करता हूं तो क्या बोलना चाहिए, HNI लोगों के साथ बात करता हूं तो मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जब आप बात कर रहे हो उसमें चेंजेस लाना नहीं है। कम्युनिकेशन यानी ओवरऑल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपकी लैंग्वेज, आप जो PPTs क्रिएट करते हो और जो PPTs दिखा रहे हो आपके प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को, उसमें भी बदलाव लाने जरूरी है। आपके ब्रोशर्स में बदलाव लाने जरूरी है। आपके वन पेजर्स में बदलाव लाने जरूरी है। आपका अगर पहला कम्युनिकेशन किसी भी प्रोफाइल के साथ व्हाट्सएप पे होता है ना, तो उस व्हाट्सएप मैसेज में बदलाव लाना जरूरी है। देखिए, छोटे छोटे जब हम चेंजेस लाते हैं ना, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा एफिशिएंसी जो है, हमारा इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? और उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन हम हमारी प्रोफाइल्स के साथ कर रहे हैं, उसमें क्या हम एक कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं। यानी मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे हर महीने, हर हफ्ते कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर रहे हो जिससे लोगों को इंटरेस्ट है आपकी टीम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऐसे जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो पब्लिक कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, उसमें कई लोग है ना कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। यानी 2 हफ्ते कुछ अच्छी अच्छी चीजें अपलोड कर लिया, उसके बाद 3 महीने गायब, उसके बाद फिर से अचानक से जागते हैं और अच्छी अच्छी चीजें अपलोड करना शुरू करते हैं, अच्छे कम्युनिकेशंस या फिर मान लीजिए अच्छे वीडियोस क्रिएट करते हैं, उनको अपलोड करते हैं, फिर वापस से 2 महीने गायब। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना? अगर हमें हमारा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है ना सोशल मीडिया के द्वारा, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हमें एक कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी हमारे कम्युनिकेशन में, और तभी जाके हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। लोग हमें रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पे। तो आज मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपकी जितनी भी पावर पॉइंट स्लाइड्स है ना, आपके जितने भी ब्रोशर्स है, आपके जितने भी वन पेजर्स है, उसको एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। उसमें जितने भी अननेसेसरी चीजें हैं ना, उसको हटा दीजिए। बिलीव मी, आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और टू द पॉइंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ना एकदम प्रिसाइज, क्रिस्प हो जाएगा। एंड बिलीव मी, लोगों को टू द पॉइंट चीजें ही अच्छी लगती है। आप लंबे लंबे उपन्यास उनको अगर पढ़ने को बोलोगे ना, कोई नहीं पढ़ता है बॉस, राइट? और उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जी हाँ, ज्यादातर मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है कि रिक्रूट करने के लिए तो ना एक बढ़िया प्रोसेस क्रिएट कर देते हैं, लेकिन रिक्रूट करने के बाद क्या? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके प्रोस्पेक्टिव एजेंट या फिर जो भी एजेंट ने अपनी टीम को ज्वाइन किया हुआ है, उसको लॉन्च कैसे करना है। क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज इंडस्ट्री में क्या है? एक्टिवाइजेशन का, राइट? तो अगर आपके पास एक प्रॉपर एजेंट लॉन्चिंग प्रोसेस नहीं है ना, तो आपको ये बनाना पड़ेगा।
यानी जब एक एजेंट आपकी टीम में ज्वाइन करता है तो वो पहले क्या सीखेगा, किस तरह से अपना काम शुरू करेगा, किस तरह से ग्रो करेगा, ग्रो करने के लिए उसको कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी और उस हिसाब से अपने एजेंट को ग्रो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं अपने एजेंट को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, एजेंट को कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है ग्रो करने के लिए, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसी कोई भी चीजें आप मत कीजिए जो आपके कलीग्स कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इससे मुझे फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर नहीं हो या किसी भी चीज से अगर आप कन्विंस नहीं हो ना, तो ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए। क्योंकि ज्यादातर मैनेजर्स ये गलती करते हैं कि ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा है ना उसको रिपीट करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका स्टाइल अलग है, आपके साथ दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में उनका स्टाइल अलग है, उनका बात करने का ढंग अलग है, आपका बात करने का ढंग अलग है, राइट। इसलिए सबसे पहले ना अपना स्टाइल डिफाइन करने का ट्राई कीजिए, आपका स्टाइल क्या है, और उस हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी आपको लगती है कि ये नहीं ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी है, उन्हीं स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कीजिए। जो कुछ भी ऑफिस में चल रहा है वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऐसा मत कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, अलग अलग चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए, ऐसा मतलब नहीं होता है। लेकिन ब्लाइंडली कॉपी करना इट इज मैडनेस, राइट। तो कोई भी नई स्ट्रैटेजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको पहले समझो, इसका आपको रिजल्ट क्या मिल सकता है, क्या चीजें गलत हो सकती है, क्या सही हो सकती है, इसके बारे में सोचो और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। और उसके बाद लास्ट में ऐसे कई सारे मैनेजर्स को मैं मिलता हूं जो सोच के चलते हैं कि मेरा इस साल का टारगेट सर 100 एजेंट्स को रिक्रूट करना है, 500 एजेंट को रिक्रूट करना है, 1000 एजेंट्स को रिक्रूट करना है, और उसके लिए एक बढ़िया सा प्लान भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है पता है, उस प्लान पे टिक नहीं पाते। वो क्यों होता है पता है आपको? वो इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े टास्क को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी चीजें मैंने प्लान की है ना वो सारी चीजें एक साथ करनी है मुझे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इनफैक्ट हमें इस तरह से करना चाहिए कि जो भी छोटी छोटी चीजें हर रोज कर सकता हो ना, ऐसी चीजों को लिस्ट करना शुरू कर दीजिए। और जब ये छोटी छोटी चीजों को आप हर रोज करना शुरू कर दोगे ना, ये आपकी हैबिट बनती जाएगी और ये हैबिट ही आपको सक्सेसफुल बना देगी। तो आई एम श्योर आज का जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही अगर आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखना है और अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को किस तरह से रिक्रूट करना है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन होने वाला है, यानी 8 से लेके 10। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स कैसे रिक्रूट कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जितने भी पार्टिसिपेंट्स अटेंड करने वाले हैं ना, उनको मेरी तरफ से एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और उससे भी एक बढ़िया चीज देने वाला हूं, पता है क्या? उन सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है इन स्ट्रैटेजीज को अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट करने के लिए। जी हाँ, आपको इंप्लीमेंटेशन के वक्त अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम एंड आई विल हेल्प यू टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजीज। इस ट्रेनिंग सेशन में रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने का रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ना, बाय द वे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज अपने आप को अभी ही रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।